नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। भारतीय इतिहास के इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी जो है ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड पॉलिसीज इन इंडिया, यानी भारत में अंग्रेजी विस्तार और उनकी नीतियाँ। पिछले लेक्चर में हमने बातें की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, जिसके जनक जो माने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी माने जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो थे, इनका जो शासनकाल माना जाता है ये 1848 में आए थे और 1856 में ये गवर्नर के पद से हट जाते हैं। फिर उसके बाद जो है होता क्या है, देखो जो इनके शासनकाल में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, जिसको हम हड़प नीति भी बोलते हैं, इससे क्या हुआ कि इससे इतना असंतोष फैला खास तौर पे प्रजा के अंदर। जो भारतीय जो लोग थे, जो इंडियंस थे, उनमें असंतोष की भावना आ गई। ठीक है, और उस भावना ने किस चीज को जन्म दिया, एक जो है ना एक रिबेलियन हुआ, जिसको बोलते हैं रिबेलियन ऑफ 1857 या 1857 का क्रांति जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेजों के साथ क्या होती है कि अंग्रेजों को जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। यहाँ पे 1857 रिबेलियन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो 1857 की आपकी क्रांति है, इससे ये जो है निपटारा तो कर लेते हैं, जो ब्रिटिशर्स होते हैं इसका जो है ना इसको सप्रेस्ड कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि इनको इसके बाद ये एहसास हो जाता है कि जो है कि हमें इंडिया में ज़्यादा शोषणकारी नीतियाँ लागू करने से क्या है कि जल्दी ही यहाँ से जाना होगा। तो ये करते क्या है, ये सबसे पहले क्या होता है कि इनके माइंड में एक आइडिया आता है कि जब इन्होंने 1857 का जो क्रांति है या रेबल्स है, उनको सप्रेस्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है इनको मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन की जो है कमी खली। तो इनको कोई भी विद्रोह दबाना है तो इनको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन की। और मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम क्या था उस टाइम, उसका जो माध्यम था, ठीक है, वो था इंडियन रेलवेज। ठीक है, अब इंडियन रेलवेज का डेवलपमेंट इतना नहीं था कि ये लोग जो हैं कि जल्दी से अपने ट्रुप्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर पाए। अब था क्या कि इन्होंने जो इंडियन रेलवेज का जो डेवलपमेंट है, इसको जो है एक प्रगति प्रदान की, इसको जो है ना इसका जो डेवलपमेंट है इसको तीव्र कर दिया। ठीक है, तो अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ जो अंग्रेजों के द्वारा जो इंडियन रेलवे का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा, कैसे कैसे कहाँ तक हुआ। ऐसा नहीं था कि 1857 की क्रांति के में जो है इंडियन रेलवे नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये स्टार्ट तो हो चुका था, लेकिन ये अपने शैशव काल में था तभी। अब इसको ये जो है ना थोड़ी स्पीड जो है इसकी बढ़ा देते हैं इसके कार्यों की। अब मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करता हूँ एक एक चीज़ें। तो सबसे पहले हम जो है हेडिंग डालते हैं द इंडियन रेलवेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम बातें करेंगे भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास की। ठीक है, द इंडियन रेलवेज डेवलपमेंट। तो जो रेलवे की का जो विकास है भारत में, वो कब से प्रारंभ होता है। देखिए ये बातें, ये आइडिया जो है 1846 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग थे, उनके माइंड में आइडिया आता है पहली बार। तो वर्ष है 1846, लॉर्ड हार्डिंग, और इनके माइंड में क्या आता है, क्योंकि ना हमें जो है ना मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम रेलवे का विकास करें, मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इनके माइंड में ये आइडिया आता है कि हम मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारत में जो है रेलवे का विकास करें। ठीक है, तो जब ये आइडिया आता है तो लॉर्ड हार्डिंग क्या करते हैं, 1849 में पहली बार जो है भारत में रेलवे लाइन बिछाने का काम स्टार्ट करते हैं। तो वर्ष कौन सा है, 1849। और सबसे पहला काम रेलवे के जो हवाले से होता है वो होता है आपका रेलवे लाइन का। अगर रेलवे लाइन की बात करें, जो फर्स्ट रेलवे लाइन है आपकी, लिख देता हूं फर्स्ट, वो बिछाई जाती है आपकी कैलकाटा से रानीगंज तक। ध्यान रहे रेलवे लाइन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है,
तो पहली जो रेलवे लाइन है वो बिछाई जाती है आपके कलकत्ता से रानीगंज तक। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई, तब आपको ध्यान रखना है कलकत्ता से रानीगंज। बट रेलवे का परिचालन शुरू यहाँ पे नहीं हुआ था, ठीक है। फिर इसको और तीव्र गति देने के लिए जो आपके जो लॉर्ड डलहौजी हैं, इनके शासनकाल में एक मेमो जो है प्रकाशित होता है, जिसका नाम जो हिस्ट्री में डलहौजी मेमो के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्या है कि 1853 में आता है डलहौजी मेमो। 1853 डलहौजी मेमो, ठीक है। और इसके तहत क्या किया जाता है कि रेलवे का जो कार्य है वो तीव्र गति से प्रारंभ होता है और ये तीव्र गति प्रदान की जाती है इसको, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में पहली बार जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी टू थाने, यानी बॉम्बे से थाने तक जो है एक लगभग 33 किलोमीटर लंबा एक रेलवे मार्ग डेवलप किया जाता है और पहली बार जो है परिचालन आपका यहाँ हो जाता है। तो एग्जाम में ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई, तो तब जो है आपको आंसर देना है, क्या देना है कि आपकी जो रेलवे लाइन है वो बिछाई गई थी कलकत्ता से रानीगंज तक। ये क्वेश्चन आपको तब देना है जब अगर आपसे रेलवे लाइन का क्वेश्चन हो जाए कि रेलवे लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई, ठीक है। लेकिन रेलवे का जो परिचालन है, इन ट्रेन का जो परिचालन है, अगर बात ट्रेन की आ जाए तो तब आपको पहली जो ट्रेन है आपकी फर्स्ट ट्रेन बॉम्बे टू थाने जो है आपकी चलाएगी। बात अगर फर्स्ट ट्रेन की आ जाए, दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली जो ट्रेन चलाई गई वो बॉम्बे से थाने तक चलाई गई। एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थी बातें इसकी। अब हम आगे बात करते हैं रेलवे के डेवलपमेंट में। तो आगे क्या आता है आपका, ये मिटा देते हैं यहां से। ठीक है, तो जैसे ही रेलवे लाइन का जो है काम आगे बढ़ता है, भारत में रेलवे का विकास बढ़ता है धीरे धीरे, तो ब्रिटिशर्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती है, प्रॉब्लम्स ये आती है कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन की कमी खलती है। और जब एडमिनिस्ट्रेशन की कमी खलती है तो पहली बार क्या होते हैं, जो आपके लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, 1903 में एक रेलवे बोर्ड का एस्टेब्लिश कर देते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ये क्या करते हैं कि एक रेलवे बोर्ड को एस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका रेलवे बोर्ड एस्टेब्लिश होता है तो प्रत्येक वर्ष एनुअल जो है इसके लिए एक बजट भी तैयार किया जाता है। एक एनुअल बजट में रेलवे के लिए बजट होता है। लेकिन रेलवे जो है धीरे धीरे जो है आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है इंडिया में। तो इनको फिर क्या होती है कि एनुअल बजट में जो है कम बजट मिलने की वजह से रेलवे में जो है ना हानि होनी प्रारंभ हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं, 1921-22 में एक आयोग बैठाया जाता है। 1921 और 22 में जो है एक आयोग बैठाया जाता है जिसका नाम है एकवर्थ आयोग। तो एकवर्थ कमीशन क्या करता है, ठीक है, अपनी एक जो है रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। और रिपोर्ट में ये जो है रिकमेंड करता है कि आप जो है रेलवे का जो बजट है उसे अपने जो एनुअल जो बजट है या आम बजट है उससे
अलग कर दीजिए। तो पहली बार जो है जो आपका रेलवे के लिए जो है अलग से बजट बनाया जाता है, ठीक है, और इसको एनुअल बजट से अलग कर दिया जाता है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी जो आपका आम बजट है उससे जो है रेलवे का बजट आपका डिफरेंट कर दिया जाता है। और तब से लेकर 1922 से लेकर अब तक जो है ये अलग ही रहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट क्या करती है कि इन दोनों को फिर से दोबारा एक कर देती है, रेलवे का बजट और आपका जो आम बजट है, ठीक है। तो ये था आपका रेलवे का डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया था। इसके बाद क्या था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, जो रिवेन्यू का सबसे बड़ा जो सोर्स माना जाता था तो वो माना जाता था क्या, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है आपका, ये जो था हाईएस्ट पेड रिवेन्यू पेड सेक्टर माना जाता था। तो ये क्या था, हाईएस्ट रिवेन्यू पेड। तो जब ये हाईएस्ट रिवेन्यू पेड था तो इसमें जो है इन्होंने तब्दीलियां करनी प्रारंभ की, ठीक है। रिवेन्यू सिस्टम में रिफॉर्म्स को लाने के लिए पहली बार जो है इन्होंने एक फार्मिंग सिस्टम लेकर आए जिसका नाम था इजारेदारी प्रथा। ये एक टाइप से कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम था, ठीक है। तो बात किसकी करते हैं हम, इजारेदारी सिस्टम की। तो अब हम बात करते हैं इजारेदारी सिस्टम। इजारेदारी सिस्टम ये क्या था, एक टाइप का फार्मिंग सिस्टम था, ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें क्या था कि इन्होंने सुधार करने के लिए जो इजारेदारी जो सिस्टम है ये क्या था, लैंड रिवेन्यू से संबंधित था। इससे संबंधित था लैंड रिवेन्यू से। लैंड रिवेन्यू यानी भूमि कर से, भू कर जिसको बोलते, ठीक है। ये जो फार्म कल्टीवेटर्स थे उनके ऊपर लगाया जाता था, ठीक है। अब इसको इंट्रोड्यूस्ड किसने किया था, ये पहली बार जो इजारेदारी प्रथा आई थी ये 1773 में वारेन हेस्टिंग ने इसमें बंगाल में इसको लगाया गया था। तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय 1773 बाय वारेन हेस्टिंग इन बंगाल। सबसे पहले जो है 1773 में बंगाल में वारेन हेस्टिंग द्वारा जो है स्टार्ट किया गया। अब जो इजारेदारी जो सिस्टम था ये एक जो है 5 वर्षीय जो है प्रोग्राम था। तो कितने वर्षीय था, यहाँ आप लिख देते हैं 5 ईयर प्लान था। अब ये जो पंचवर्षीय जो प्लान है इसमें इजारेदारी सिस्टम था क्या, ये हम जानने का प्रयास करें। एक जो है ना एक डिफाइन जो है लैंड एरिया को डिफाइन किया जाता था और उसमें जो हाईएस्ट जो ऑक्शनर बिडर है, ठीक है, यानी ऑक्शन किया जाता था भूमि को और जो हाईएस्ट बिडर था उसको दे दिया जाता था। यानी एक व्यक्ति एक बहुत लंबे क्षेत्र को जो है बोली लगाकर जो है उसका लाइसेंस ले लेता था। फिर उसके बाद जो है रिवेन्यू नीचे से जो फार्मिंग कल्टीवेटर्स थे, जो किसान थे, उनसे लेता था, जिससे जो किसान हैं उनका अत्यधिक शोषण होना प्रारंभ किया। जो तो हाईएस्ट सिस्टम क्या था, हाईएस्ट ऑक्शन बिडर जो अत्यधिक बोली लगाता था उसी को जो है लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करने का क्या था, लाइसेंस मिल जाता था। और नीचे से वो जो है जो नीचे के जो फार्म कल्टीवेटर्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे यानी जो खेत को जोतते थे, उनसे जो है ना अत्यधिक जो है मात्रा में ये जो बिडर था ये वाला जो ये लाइसेंस लेता था ये अत्यधिक इनका शोषण करता था, जिससे जो सिस्टम है ये आपका फेल्योर साबित हुआ। बाद में क्या किया कि इसको और सुधार लाने के लिए इसको 5 साल के लेकर के वारेन हेस्टिंग ने 1976 में इसको क्या किया, इसका समय कम कर दिया और इसको 1 साल के लिए जो है लागू कर दिया गया। अब ये 1 साल के लिए लागू होने लगा। लेकिन ये योजना जो है 1790 तक जाते जाते धीरे धीरे क्या हुई, ये सिस्टम जो फेल्योर साबित हुआ। इसके बाद जो है नया जो है ना सिस्टम आया जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त। तो अब हम बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट की, ठीक है।
तो इजारेदारी सिस्टम के बाद अब आगे आएगा आपका परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। अब ये जो स्थायी बंदोबस्त है, इसके जो फाउंडर माने जाते हैं इंडिया में, वो माने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कौन माने जाते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये एक नई पॉलिसी लेकर आए, किसके लिए? लैंड रेवेन्यू से संबंधित, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं किससे संबंधित है? लैंड रेवेन्यू से, ठीक है। यानी भूकर से जो संबंधित है, भू राजस्व से संबंधित जो है एक स्थायी बंदोबस्त आया। ये प्लान जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए, ठीक है ना। 10 वर्ष का ये प्लान था आपका। अब ये था क्या? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में ये लोग क्या करते थे? ये जो है ना, जो लैंड ओनर होता था, यानी जो जमींदार होता था, जमींदार से जो है ना एक ही बार टैक्स ले लेते थे। जमींदार यानी लैंड ओनर, जमींदार को पूरी भूमि का ओनर यानी स्वामी घोषित कर दिया जाता था और इसी से एक ही बार टैक्स ले लेते थे। इसका काम था कि नीचे से जो आपके कल्टीवेटर्स हैं, ठीक है, किनसे? कल्टीवेटर्स से, इनसे ये जो है ना डायरेक्ट टैक्स लेता था। कौन? जमींदार। ये इनसे कर वसूलता था, जो आपका जमींदार होता था। अब ये जो थी, ये जो पहले वाली जो इजारेदारी प्रथा थी, उससे भी ज्यादा शोषणकारी आपकी जमींदारी प्रथा साबित हुई। फिर ये भी जो है ना फेलियर साबित हुई, ठीक है। अत्यधिक शोषण अगर करेंगे तो क्या करेंगे कि जो कल्टीवेटर्स हैं वो फार्मिंग ही छोड़कर भाग जाएंगे। तो इससे निजात पाने के लिए जो आपका जो परमानेंट सेटलमेंट था, इसके बाद आया आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम। तो अब हम बातें करते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम की। ये कुछ थोड़ा इनसे जो है ना, ये सूझबूझ वाला था थोड़ा सा रैयतवाड़ी, ठीक है। अब ये जो रैयतवाड़ी जो सिस्टम है, ये थॉमस मुनरो द्वारा जो है भारत में लागू किया गया। ये जो रैयतवाड़ी जो सिस्टम है, ये पहले जितनी जो पॉलिसीज थी लैंड रेवेन्यू से संबंधित, उनमें कुछ बेहतर इसको माना जाता है। ये जो मध्यस्थ थे आपके जमींदार या इजारेदार, इस टाइप के जितने भी जो सिस्टम थे, उनको खत्म कर देता है। और ये जो डायरेक्ट रैयत, रैयत जो शब्द है आपका, पहले मैं रैयत जो वर्ड है इसी को डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। जो रैयत शब्द है, इसका जो मतलब है, रैयत का मतलब है कल्टीवेटर्स, जो भूमि जोतता है, ठीक है। तो अब जो टैक्सेशन है वो बीच के जो मध्यस्थ हैं, जमींदार या इजारेदार, उनको लैप्स कर दिया गया। अब सीधे जो टैक्स लिया जाएगा, गवर्नमेंट जो टैक्स लेगी वो सीधे रैयत यानी कल्टीवेटर से डायरेक्ट टैक्स लेगी। ये आपको इसमें समझना है, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स किससे लिया जाएगा? कल्टीवेटर से। तो इसमें थोड़ा इन्होंने क्या किया कि ये ऐसे नहीं आया, इन्होंने थोड़ा आंदोलन किया था, एक मूवमेंट टाइप किया कि भाई हम किसी बिचौलिए को बीच में नहीं रखना चाहते, हम टैक्स देने से मनाही नहीं कर रहे हैं, आप सरकार है, हम टैक्स देंगे आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम टैक्स आपको देंगे, न कि किसी जो है मीडिएटर को हम टैक्स दें। तो इसका जो जनक माने जाते हैं वो ये 1792 में थॉमस मुनरो के माइंड में जो है आइडिया आया था, ठीक है, रैयत वाला। तो इसके जो जनक माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं थॉमस मुनरो। ये आपको ध्यान रखना है। ये आइडिया किसका था? सर थॉमस मुनरो का। लिख देता हूं पूरा नाम, सर थॉमस मुनरो का जो है आइडिया था, ठीक है। पहली बार जो है ये स्टार्ट किया गया, तो फर्स्ट टाइम जब रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया गया, तो ये बरामहल जो डिस्ट्रिक्ट है,
बरामहल जिले में कर्नल रीड द्वारा इसको लागू किया गया, इम्पोज्ड किया गया। कौन थे? कर्नल रीड, जिनको हिंदी में बोलते हैं, लिख देता हूं, कर्नल रीड द्वारा जो आपका रैयतवाड़ी सिस्टम है पहली बार इम्पोज्ड किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। पहली बार ये बरामहल जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें लागू करके इसका देखकर इसका प्रयास किया गया। फिर उसके बाद ये सिस्टम थोड़ा और के बजाय जो है थोड़ा ये रिफॉर्मेटिव था, तो इसको आगे भी लागू किया। तो उसके बाद जो है 1820 में मद्रास और 1825 में बॉम्बे में इसको लागू किया गया। ठीक है, 1820 में कहां पे? आपका मद्रास, और 1825 में बॉम्बे में, बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया। ये आपको ध्यान रखना। नेचर मैंने बताया था कि आपका जो कल्टीवेटर्स हैं उनसे डायरेक्ट टैक्स किया जाता था, या यूं कहें कि जो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट डील करती थी। गवर्नमेंट क्या करती थी? डायरेक्ट डील करती थी, किससे? कल्टीवेटर से। डायरेक्ट डील विद कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स क्या हैं? जो आपके रैयत हैं। तो कल्टीवेटर्स कौन है? जो आपके रैयत हैं। ठीक है, रैयत। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है सीधे ऐसे समझे कि किसानों से डायरेक्ट डील करती थी आपकी गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये थी आपकी रैयतवाड़ी प्रथा कहें जिसको, या रैयतवाड़ी सिस्टम कहें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अगली जो पॉलिसीज जो हैं आपकी, चाहे वो लैंड रेवेन्यू से हो या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हो, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।